मॉर्निंग बच्चों, 6th क्लास। हम लोग आपका विज्ञान विषय में पार्ट 5 पढ़ रहे हैं, पदार्थों का पृथक्करण। और उसमें एक एक करके बच्चों हमने 2 या 3 दिन से जब से पाठ शुरू हुआ है तो पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको वाष्पीकरण पढ़ाया था कल के वीडियो में। तो वाष्पीकरण में मैंने ये बताया था कि किस तरह से जो है वो जल जो गर्म होकर के वाष्प बन जाता है और फिर वायुमंडल में उड़ जाता है धीरे धीरे। तो इस तरह मिश्रण में यदि जल उपस्थित है तो उसको हम गर्म करके वाष्पीकृत करके निकाल सकते हैं। इसी विधि का उपयोग हम लोग समुद्री जल से हमारा जो घरेलू नमक होता है उसको प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तो कल मैंने आपको सिर्फ वीडियो में विधि बताई थी, उसका चित्र नहीं दिखाया था कि किस तरह से समुद्री जल को जो है उसके किनारे उथले गड्ढे बनाकर उनमें भर दिया जाता है। धीरे धीरे जब सूर्य की गर्मी से ये जल गर्म होता है तो फिर धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है, यानी वाष्प बनकर उड़ जाता है। और जितने भी लवण घुले थे समुद्री जल में वो क्या हो जाते हैं, वो पीछे शेष रह जाते हैं ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में शेष रह जाते हैं तो इनका परिमार्जन करके इनको पृथक कर लिया जाता है। और इस तरह से हम लोग अपना घरेलू नमक जो है वो खाने योग्य है वो प्राप्त करते हैं। तो ये देखिए किस तरह से समुद्र है, ये समुद्र है, इसके किनारे पे किस तरह से उथले गड्ढे बनाकर क्यारियाँ बना करके और साल्टी जल या समुद्री जल को भर दिया जाता है जो कि वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है और इसी से नमक प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथक्करण की 1 से अधिक विधियों का उपयोग। बच्चों कभी कभी मिश्रण में उपस्थित सभी घटक जो हैं वो एक ही विधि से पृथक नहीं किए जा सकते, तो हमें कई बार जो है वो 1 से अधिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है, यानी 1 से ज़्यादा विधियों को काम में लेना पड़ता है। तो आओ देखें, हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हमें 1 से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। चलो तो क्रियाकलाप 7 करते हैं। रेत और नमक का मिश्रण लेना है, यानी मिट्टी में मिला हुआ नमक, इस तरह मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे ये सोचिए। हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों दोनों ही पदार्थों के कण एक जैसे हैं और बहुत छोटे हैं, जबकि हस्तचयन से केवल हम लोग ऐसी अशुद्धि या ऐसे कणों को अलग कर सकते हैं, ऐसे पदार्थ के कणों को अलग कर सकते हैं जो बड़े हों और आसानी से चयन किए जा सकते हैं, यानी हाथों से चुने जा सकते हों। ठीक है, तो ये विधि यहाँ पर हस्तचयन विधि तो उपयुक्त नहीं होगी। तो फिर क्या करें? तो आइए देखें क्या करें। इस मिश्रण को बीकर में रखें। बीकर एक कांच का मग्गा या जार होता है, इसके अंदर रखेंगे। इसमें कुछ जल मिलाएंगे, यानी पानी डालेंगे। फिर इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए साइड में छोड़ देंगे, स्थिर होने देंगे। ठीक है, एक और रख दिया। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाती है? बिल्कुल बैठ जाएगी, क्योंकि बच्चों रेत जो है वो जल में घुलती नहीं है, भारी है, इसीलिए। पहले भी हमने पानी में जब घोला था तो नहीं घुला था ना, और नमक घुल गया था। तो रेत जो है बीकर की तली में बैठ रहा है। इसे निस्तारण या निश्चन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण या निश्चन द्वारा बिल्कुल पृथक कर सकते हो, क्योंकि नमक जो है वो तो जल में घुल जाएगा। अगर आप निस्तारित करोगे, बर्तन को टेढ़ा करके निकालोगे तो मिट्टी तो जार में रह जाएगी और नमक जो है पानी में घुला हुआ है वो दूसरे बर्तन में स्थानांतरित हो जाएगा निस्तारण से। निस्तारित द्रव्य में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? बिल्कुल, क्योंकि नमक जो है वो जल में पूरी तरह घुलता है, इसीलिए जल के साथ घुलकर निस्तारित हो गया है। जबकि मिट्टी घुलती नहीं है तो बीकर के पैंदे में जम गई है और वहीं रह जाएगी। अब इस निस्तारित द्रव्य से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव्य को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। ठीक है, अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोंटी से भाप निकलते देखते हैं? बिल्कुल, जब आप गर्म करोगे तो आपको पता है जल जो है उसका वाष्पीकरण होगा और भाप बनेगा। वो भाप बनेगी तो वो केतली की टोंटी से निकल रही है। ये देखो आप, इस तरह से, है ना, निकल रही है। ये देखो, ये भाप निकल रही है यहाँ पर, जब हम केतली में इस नमक मिले द्रव्य को डालकर गर्म कर रहे हैं। चलिए, एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। धातु की प्लेट के ऊपर बर्फ़ रखी हो, चाहे वो स्टील की हो, लोहे की हो, किसी की भी हो, उसके ऊपर बर्फ़ रखी हो, यानी उसकी सरफेस जो है वो सतह जो है वो ठंडी होनी चाहिए। अब देखिए आप किस तरह से उसको हमने जहाँ से भाप निकल रही है उसके ऊपर पकड़ा है, देख रहे हो यहाँ पर। ये देखो आप, ये देखिए आप, भाप जैसे इससे टकरा रही है तो यहाँ पर बूंद बूंद करके गिर रही है, यानी वापस जो है वो जल में बदल रही है, द्रव में बदल रही है। तो देखें क्या है ये,
टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, है ना। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ़ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में अभी आपको मैंने दिखाया ना। आप क्या देखते हैं कि केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए, ठीक है। धीरे धीरे भाप में बदलेगा। जब भाप बर्फ़ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित हो जाती है, यानी पुनः वो द्रव में बदल जाएगी। गर्म करने पर भाप में जो चीज़ बदली थी, भाप बनी थी, वापस वो ठंड से टकराएगी तो वापस द्रव में बदल जाएगी। इसको कहते हैं संघनन, यानी भाप से वापस द्रव बनना या भाप के ठंडा होने पर द्रव बनना कहलाता है संघनन। होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में या पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यहाँ से परिभाषा आपको कॉपी में करनी है कि संघनन क्या है। कल मैंने बताया था वाष्पीकरण क्या है, ठीक है ना, यानी किसी द्रव को उबालकर भाप में बदलना वाष्पीकरण होता है। लेकिन बनी हुई भाप को पुनः ठंडा करके द्रव में बदलना उसका अपोजिट हो गया, संघनन होता है। क्या आपने कभी किसी पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था, उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? बेटा, जब हम लोग कोई भी गर्म चीज़ है उसको ढक देते हैं, थोड़ी देर बाद जब वो प्लेट हम लोग हटाते हैं वहाँ से तो उसमें से कुछ पानी गिरता है, यानी जो जल उस वस्तु को गर्म करते समय भाप बनकर निकला था वो धीरे धीरे उस प्लेट से टकराकर संघनित हो जाता है, जिसको उठाने पर वह नीचे गिरता है। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन, देखो 4 विधियां काम में ले ली हम लोगों ने, है ना। नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, सबसे पहले नमक घुल गया तो निस्तारित किया टेढ़ा करके बर्तन। फिर निस्यंदन, छान भी सकते हैं, उसको छान के भी अलग कर सकते हैं, मिट्टी रह जाएगी स्टेनर या छलनी में। फिर उसका क्या किया? गर्म करके वाष्पन, यानी जल को हमने किस में बदला? वाष्प में बदला। और फिर वाष्प को हमने संघनित किया तो बूंद बूंद करके फिर जल में बदल गई वो। इस तरह से इस मिश्रण को अलग करने के लिए हमने पूरे 4 विधि उपयोग में ली है का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक्करण किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिला दिया, ठीक है। फिर उसे क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग को ही पुनः प्राप्त कर पाई है। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी? आप बताओ कहाँ त्रुटि हुई? अरे, रेत में पूरा नमक मिलाया, नमक ज़्यादा था, ठीक है, रेत कम थी, और फिर उसके बाद पानी आपने कम डाला तो क्या हुआ? पूरे नमक को घोल नहीं पाया वो, यानी पर्याप्त मात्रा नहीं थी। जो नमक पहेली ने मिलाया था रेत में, उस पूरे को घोलने के लिए पहेली ने पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं डाला, तो नमक का केवल कुछ ही हिस्सा उस जल में घुल पाया। तो कुछ ही हिस्सा प्राप्त होगा ना बच्चों, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आओ देखें। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या भाई, जल की कुछ ही मात्रा क्या सारे पदार्थ को या किसी भी पदार्थ की पूरी मात्रा को घोल सकती है? वो देखेंगे। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। पदार्थ जब जल में घुल जाता है तो उस घोल को विलयन कहते हैं, जिसको आप साधारण भाषा में घोल कहते हो। तब हम उन पदार्थों को जल में विलयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? पदार्थ घुलना बंद हो जाएगा। जैसे अगर थोड़े से पानी में आप शिकंजी बनाते समय, नींबू पानी बनाते समय बहुत ज़्यादा चीनी डाल दोगे तो जितनी मात्रा में जल डाला आपने, वो जितनी मात्रा में चीनी को घोल सकेगा वो तो घुल जाएगी, और बाकी चीनी आप चाहे कब तक भी हिलाते रहें वो पेंदे में ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी, आपको दिखती रहेगी। मतलब एक निश्चित मात्रा ही जल की, निश्चित मात्रा चीनी की, निश्चित मात्रा जल की में घुलेगी। उससे अधिक अगर आपने डाल दी तो पूरी वो घोल नहीं पाएगा। क्रियाकलाप 8। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए, आधा कप ही लेना आपको, बीकर में डालना है जल को। 1 चम्मच नमक उसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए, यानी घुमाते रहिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए, चित्र 5.14 के अनुसार। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते रहिए, यानी 1-1 चम्मच नमक की बढ़ाते रहो और उसको घोलते रहो। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद आप क्या पाते हैं कि कुछ
अविलेयी नमक बच जाता है, यानी जितना घुलना था वो घुल गया और पेंदे में अब भी नमक दिखाई देने लगता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। यदि हाँ तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त का मतलब आवश्यकता के अनुसार जब उसमें कोई विलय पदार्थ घोल दिया जाए तो उसकी पूर्ति हो जाती है, वो विलयन होता है संतृप्त। अब अगर उसके अंदर और विलय पदार्थ डालेंगे तो वो नहीं घुलेगा, है ना। जब विलयन में विलय पदार्थ पेंदे में बैठना शुरू हो जाए या दिखाई देना चालू हो जाए खूब घोलने के बाद भी, तो वो विलयन संतृप्त विलयन होता है। यहाँ एक संकेत है जो ये बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में क्या मिलाया, अधिक मात्रा में विलय या नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। क्या गलती हुई पहेली से और क्या समाधान हो सकता था इसका पूरा नमक प्राप्त करने के लिए। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, जानते हो ना, यानी नमक ज़्यादा था और पानी कम था। अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया जिससे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या का हल कर सकती थी, जानते हो ना। संतृप्त विलयन हो गया, यानी और चीज़ नहीं घुल रही है उसके अंदर, और पदार्थ जो आपने डाला है नमक या चीनी नहीं घुल रहा है, तो पूरे को घोलने के लिए बच्चों आप पानी की मात्रा बढ़ा दो। पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसको घुलाने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। विलयन असंतृप्त हो जाएगा ना पानी की मात्रा बढ़ाते ही। कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से ही अधिक नमक को घोला जा सकता है। आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो बच्चों, जल की संतृप्तता एक ही विधि द्वारा बढ़ाई जा सकती है, उसको गर्म करके, ठीक है। तो किस तरह से पहेली की मदद कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, ओके स्टूडेंट्स। और वाष्पीकरण, संघनन, ठीक है, संतृप्त विलयन, इनकी सभी की परिभाषाएं आपको कॉपी में करनी है आज के होमवर्क में, और पूरे अच्छी तरह से पढ़ना है विधि को कि क्या करते हैं हम लोग, है ना। मतलब संघनन कैसे हुआ, एक से अधिक विधियों को हम लोगों ने कैसे काम में ली पदार्थ के गुणों के आधार पर अलग करने के लिए।